दोस्तों कॉमेट्स हमारे लिए हमारे कॉस्मॉस की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ों में से एक है। ये हमारे सोलर सिस्टम की अब तक की स्पॉट किए गए सबसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी हैं और ये एक हाइपोथेटिकल आईसी ऑब्जेक्ट के क्लाउड में ओरिजिनेट होते हैं जिसको हम ऑड क्लाउड के नेम से जानते हैं। इससे हमारे लिए उनके बारे में जानने की और उनकी स्टडी करने के तरीके सीमित हो जाते हैं और इसलिए इनके राज और गहरे हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ सदियों से ये कॉस्मिक वेंडरर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट और आम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मैथमेटिशियंस एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने अपना ही एक कॉमेट खोज निकाला, लेकिन आसमान में नहीं बल्कि किताबों में। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम टोटल 7 चैप्टर में डिवाइड करेंगे एंड हर एक चैप्टर में आपको प्राइम नंबर का एक परफेक्ट इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 बैकग्राउंड एंड स्टेटमेंट ऑफ द कंजक्चर। लियोनार्ड ऑयलर नो डाउट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में से एक थे। उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान शब्दों में समझाने की स्किल के लिए वो अपने पीयर्स और स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर थे। ऑयलर के बारे में एक और बात जो लोगों को याद है वो ये है कि उन्होंने अपनी बेहतरीन इंटेलेक्ट और एकेडमिक वर्ल्ड में अपनी हाई रेपुटेशन के बावजूद भी हमेशा अपने हम्बल, काइंड और अप्रोचेबल नेचर को बनाए रखा। उन्होंने लाइफ लॉन्ग काफ़ी फेमस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के साथ अपने कनेक्शंस को मेंटेन रखा, जैसे बर्नौली, लैग्रांज, लैक्सिल और गोल्डबैक। ये उनके कनेक्शंस के कुछ पॉपुलर नेम में से थे। अब वास्तव में गोल्डबैक जो एक प्रूसियन मैथमेटिशियन और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऑयलर के अर्ली करियर डेज में ऑयलर की हेल्प की थी। जब ऑयलर पहली बार रशियन एकेडमी ऑफ साइंस में 20 साल की उम्र में आए थे तो उन्होंने ऑयलर के काम को काफ़ी सपोर्ट और प्रमोट किया था। गोल्डबैक भी ऑयलर के रेगुलर करस्पॉन्डेंट में से एक थे। समय के साथ दोनों और गहरे दोस्त बन गए और उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी लेटर्स लिखे जिनमें दोनों कई मैथमेटिकल टॉपिक पर डीप डिस्कशन और अपने ओपिनियंस को शेयर करते रहते थे, खासकर नंबर थ्योरी के कंसेप्ट और प्रॉब्लम पर। अभी 7 जून 1742 को गोल्डबैक ने ऑयलर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक कंजक्चर प्रपोज किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसे 2 प्राइम नंबर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे जितने चाहें उतने प्राइम नंबर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है जब तक सभी टर्म 1 ना हो जाएं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस 5 को आप 2 + 3 लिख सकते हो, इसको आप 1 + 1 + 3 भी लिख सकते हो, या फिर 1 + 1 + 1 + 2 या फिर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 1 को प्राइम नंबर मानना उन दोनों की एक कन्वेंशन थी जो कि अभी हटा दी गई है। उन्होंने अपने लेटर के मार्जिन में एक दूसरा कंजक्चर भी लिखा था जो पहले वाले को इम्प्लाई करता था, ये कहकर कि हर इंटीजर जो 2 से बड़ा हो उसे 3 प्राइम नंबर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 8 को 2 + 3 + 1 के फॉर्म में, या 10 को 7 + 2 + 1 या 5 + 2 + 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी ऑयलर ने 30 जून 1742 को उनको जवाब देते हुए और गोल्डबैक को उन दोनों के बीच हुई एक पुरानी कन्वर्सेशन के बारे में याद दिलाते हुए लिखा कि उस पुरानी कन्वर्सेशन में गोल्डबैक ने उनसे कहा था कि हर पॉजिटिव इंटीजर को 2 प्राइम के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उस कंजक्चर और इन दोनों कंजक्चर को कंबाइन करके एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंजक्चर लिखा जा सकता है। और इस तरह गोल्डबैक के काम को रिफाइन करते हुए ऑयलर ने ये कहा, मैं ये पूरी तरह से सही थ्योरम मानता हूँ कि हर एक इवन इंटीजर को 2 प्राइम के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इस बात को प्रूव नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट एडिटिव नंबर थ्योरी की हिस्ट्री में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग और सबसे फैसिनेटिंग ओपन प्रॉब्लम में से एक बन गई, द गोल्डबैक कंजक्चर। तो आज हम इसी गोल्डबैक कंजक्चर को पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जब मैथमेटिशियंस नंबर थ्योरी के लिए एक ज़्यादा स्टेबल और रिगरस बेसिस देने की कोशिश कर रहे थे और मैथमेटिकल डेफिनेशंस स्टैंडर्डाइज हो रही थी, तब 1 को प्राइम नंबर की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि प्राइम नंबर में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो इस बदलाव के बाद कंजक्चर की नई स्टेटमेंट ये हो गई कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ इवन प्राइम नंबर जो कि 2 से बड़ा हो
वही इस कंजक्चर में क्यों वैलिड है? तो असल में इस कंजक्चर की स्टेटमेंट 2 को एक्सक्लूड करती है, क्योंकि वो बहुत छोटा इंटीजर है, इसलिए 2 प्राइम नंबर में हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। तो अब हम सिर्फ ऑड इंटीजर को जोड़कर नया इंटीजर बना सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 ही अकेला एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। अब क्योंकि 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, इसलिए हम सिर्फ इवन नंबर के बारे में ये कंजक्चर कह रहे हैं। दरअसल कंजक्चर ये सवाल उठाता है कि क्या हर इवन नंबर के लिए सही है, या फिर आप कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। क्या कोई ऐसा इवन इंटीजर है जो 2 से बड़ा है और 2 प्राइम नंबर के सम में स्प्लिट नहीं हो सकता? नाउ अब हम अपने चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, विजुलाइजिंग द प्रॉब्लम। इसमें हम इस कंजक्चर को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड इससे आपको प्राइम नंबर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। इस डायग्राम में एक नेटवर्क दिखाया गया है जो कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना है। ये लाइंस 2 नंबर लाइन पर मौजूद प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। नंबर लाइन को यहाँ पर हिडन रखा गया है ताकि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो और ओवरक्राउडिंग ना हो। इन लाइंस के बीच की स्पेसिंग डिनोट करती है नंबर लाइन पर उन प्राइम नंबर्स के बीच के डिस्टेंस को। इस नेट में लाइन के इंटरसेक्शन पर हम उन इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो 2 प्राइम नंबर के सम से बने हैं। इस डायग्राम में ये पॉइंट ऑलरेडी मार्क किए गए हैं, जैसे कि 8 को मार्क किया गया है 3 और 5 के इंटरसेक्शन पर। वैसे ही 26 के लिए 3 पॉइंट मार्क किए गए हैं, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर 26 को 2 प्राइम के सम की तरह लिखने के 3 तरीके हैं, 13 + 13, 7 + 19 और आखिर में 3 + 23। तो मतलब अगर आपको 26 को 2 प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना हो तो ये 3 तरीके हो सकते हैं, 13 + 13, 7 + 19 एंड 3 + 23। अभी डायग्राम के लेफ्ट हाफ में मार्किंग स्किप की गई है क्योंकि वो राइट साइड की मिरर इमेज है। पूरा फिगर अपने सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है और इसलिए सारे पॉइंट्स को मार्क करना थोड़ा सा रिपीटेटिव होता, एडिशन के कम्यूटेटिव नेचर की वजह से। जैसे कि 11 + 19 से 28 मिलता है, जो पहले ही मार्क हो चुका है, इसलिए लेफ्ट साइड में 19 और 11 के इंटरसेक्शन पर 28 को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ इस डायग्राम को देखकर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितना बड़ा इवन इंटीजर होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे मल्टीपल वेज में 2 प्राइम के सम में एक्सप्रेस किया जा सके। डायग्राम से हमें देखते हैं कि 22 को 2 प्राइम्स के सम में 3 तरीक़ों से ब्रेक किया जा सकता है, जबकि 18 को सिर्फ 2 तरीक़ों से। थोड़ा वेरिएशन ज़रूर है हर इंटीजर में, जैसे कि 24 के लिए 3 तरीके हैं जबकि 28 के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं लगता है कि नंबर ऑफ बेस भी बढ़ेंगे, इसलिए काफ़ी अनलाइकली लगता है कि किसी इवन इंटीजर के लिए नंबर ऑफ वेज कभी 0 हो जाए। वेल ये हम यहाँ से प्रूव नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, इसलिए ये एक अच्छी गैस है लेकिन अच्छा प्रूफ नहीं है। डायग्राम देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हर एक इवन इंटीजर इस नेट के अंदर पक्के तौर पर मौजूद है, ना ही हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा इवन इंटीजर हो जो इस नेट पर मौजूद ना हो। नाउ अब आता है चैप्टर 3, डिकार्ड्स एंड वीक कंजेक्चर। फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकार्ड्स ने गोल्डबैक से 90 साल पहले ही एक सिमिलर कंजेक्चर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हर इवन नंबर को 3 प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट गोल्डबैक के काफ़ी क्लोज है, खासकर उसके पुराने वर्जन के। खैर फिर भी ये कंजेक्चर गोल्डबैक के नेम पर ही है। पर अगर हम गोल्डबैक कंजेक्चर को सच मान लें कुछ देर के लिए, तो हम इस पर बेस्ड एक और कंजेक्चर बना सकते हैं। मान लीजिए n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है जो 5 से बड़ा है। अब इसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-3 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर से अगर आप कोई दूसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। और क्योंकि हर इवन इंटीजर जो 2 से बड़ा है वो 2 प्राइम नंबर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए n-3 को p1 + p2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p1 और p2 आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 3 का एडिशन करते हैं, तो हमारे पास n = p1 + p2 + 3 आता है। और क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर जो 5 से बड़ा हो उसे हम 3 प्राइम के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब जैसे जैसे ऑड इंटीजर बड़ा होगा वैसे वैसे तीसरा प्राइम जो हमने यहाँ पर 3 लिया है, हम किसी भी बड़े प्राइम नंबर की वैल्यू ले सकते हैं। 3 सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू है जो वो ले सकता है। जैसे कि 17 के केस में वो 3, 5, 7, 11 या 13 हो सकती है। आप खुद भी इसे दूसरे नंबर्स के लिए ट्राई करके देख सकते हो और अपने आंसर्स हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये जो कंजक्चर अभी हमने बनाया ये पहले डिस्कस्ड मेन कंजक्चर का एक कंसीक्वेंस है और इसे गोल्डबैक वीक कंजक्चर कहा जाता है। तो अगर मेन या स्ट्रॉन्ग कंजक्चर सही है तो वीक कंजक्चर भी सही होगा, लेकिन क्या इसका अपोजिट भी सही है? शायद से नहीं। तो अगर हम n जो कि एक ऑड नंबर है और 5 से बड़ा है उसको 3 प्राइम के सम के फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे n इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो हमें अब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इवन बनाना पड़ेगा। तो एक ऑड नंबर को इवन बनाने के लिए हमें किसी ऑड नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम सिर्फ प्राइम के साथ डील कर रहे हैं इसलिए हम दोनों साइड पर सिर्फ प्राइम्स को ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए 1 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम दोनों साइड पर प्राइम को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी n प्लस P4 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। और अगर हम दोनों साइड से प्राइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी n माइनस P4 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस P4। इन दोनों केसेस में हमको स्ट्रॉन्ग कंजक्चर को सॉल्व करने का कोई क्लू नहीं मिलता। ये हमें बस इतना बताता है कि हर इवन नंबर जो किसी इंटीजर से बड़ा हो वो 4 प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग कंजक्चर को प्रूव करने के लिए यूजफुल नहीं है और ना ही उसको डिस्प्रूव करने के लिए। नाउ अब आता है चैप्टर 4 जिसमें हम वीक कंजक्चर को प्रूव करेंगे। 1923 में GHRD और जेई लिटिल बोर्ड ने यह दिखाया कि अगर जनरलाइज्ड रीमन हाइपोथेसिस को माना जाए तो वीक गोल्डबैक कंजक्चर सभी काफ़ी बड़े ऑड नंबर्स के लिए सही है। इवान एम विनग्रोडोव ने 1937 में एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू दिया और इस कंजक्चर का प्रूफ बिना रीमन हाइपोथेसिस के दिया। उन्होंने ये कहा कि सभी काफ़ी बड़े ऑड नंबर्स को 3 प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इनके इस रिजल्ट को विनग्रोडोव थ्योरम कहा गया। एंड 1956 में विनग्रोडोव के स्टूडेंट केजी बोरोज्किन ने काफ़ी बड़े नंबर्स के लिए एक बाउंड ड्राइव किया जिससे रिजल्ट और ज़्यादा प्रिसाइज हो गए। आखिरकार 2013 में हेराल्ड हेल्फकॉर्ट ने गोल्डबैक वीक कंजक्चर का प्रूफ कंप्लीट किया, विनग्रोडोव के मेथड को एक्सटेंड करके और रिमेनिंग गैप्स को एलिमिनेट करके। इस वाले पार्ट को हमने इस वीडियो से एक्सक्लूड किया है क्योंकि इससे वीडियो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती। नाउ अब हम चैप्टर 5 पर आते हैं, कंप्यूटेशनल वेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजक्चर। कंप्यूटर्स के आने के बाद स्ट्रॉन्ग गोल्डबैक कंजक्चर को वेरीफाई करने में कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल किया गया। टी सिल्वा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एवेरियो पोर्टुगल के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सर्च चलाया जो कंजक्चर को n लेस देन इक्वल टू 4 × 10⁻18 तक वेरीफाई कर चुकी है। इस कैलकुलेशन के बाद भी उन्हें अब तक कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिला जो इस कंजक्चर को डिस्प्रूव कर सके। चैप्टर 6 एस्टिमेटिंग द प्राइम पेयर्स। इस पार्ट में थोड़ी सी मैथमेटिक्स होने वाली है। तो अगर हमें देखें कि एक इंटीजर को 2 प्राइम में कैसे स्प्लिट किया जा सकता है तो हम ये पाएंगे कि जैसे जैसे इंटीजर्स बड़ा होता है वैसे वैसे उसे 2 प्राइम के सम के फॉर्म में स्प्लिट करने का तरीका इंक्रीज होता जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इस नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? ये जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरह से जवाब है नहीं और दूसरी तरह से जवाब है हाँ। एक्चुअली आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है जो एग्जैक्टली ये कैलकुलेट कर सके, लेकिन हमारे पास एक अच्छा गैस मेथड है, एक तरीका जिससे हम क्विकली इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम एक इवन इंटीजर को एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे 2r के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां r एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम कोई 2 प्राइम नंबर q और k के लिए 2r को 2r इक्वल टू q प्लस k लिख सकते हैं, राइट। ये नंबर ऑफ वेज डायरेक्टली डिपेंड करता है इस बात पर कि q और k दोनों एक साथ प्राइम है या नहीं। q और k का सम 2r के बराबर तब हो सकता है जब उनमें से कम एक r से छोटा हो और दूसरा r से बड़ा हो या दोनों ही r के बराबर हो। तो हमारे पास है 2r इक्वल टू q प्लस k जहाँ q लेस देन इक्वल टू r
और k ग्रेटर देन इक्वल टू r हो सकता है। तो अभी प्राइम नंबर थ्योरम के अकॉर्डिंग अराउंड n किसी भी इंटीजर के प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 1/ln n होती है। इसलिए q के प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/ln r माइनस डेल्टा r, क्योंकि q r से थोड़ा छोटा है, और k के प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/ln r प्लस डेल्टा r, क्योंकि k r से थोड़ा बड़ा है। अब क्योंकि लॉगरिथम एक स्लो ग्रोइंग फंक्शन है, इसलिए हम इन दोनों को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1/ln r के बराबर। और जिस सेकंड केस में q और k दोनों की वैल्यू r के बराबर हो, उस केस में दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1/ln r ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो q और k दोनों एक साथ प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1/ln r स्क्वायर। इसलिए 2r को 2 प्राइम में ब्रेक करने की टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? अप्रॉक्सीमेटली r/ln r स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास r नंबर ऑफ चांसेस हैं इन टोटल। जैसे जैसे r का वैल्यू बड़ा होता है, न्यूमरेटर r का वैल्यू डिनोमिनेटर ln r स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2r को 2 प्राइम में स्प्लिट करने के तरीके अप्रॉक्सीमेटली r होंगे जब हम इसको बहुत बड़े इवन इंटीजर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मैथमेटिकल हो गई हैं, तो या आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। तो ये मेथड शायद यूज़फुल लगता है गोल्डबैक प्राइम पेयर्स की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन ये मेथड एकदम एक्यूरेट नहीं है और काफ़ी केसेस में गलत आंसर दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 100 को लें और इसके गोल्डबैक प्राइम पेयर्स को कैलकुलेट करें, तो मैनुअली हम देखेंगे कि एक्चुअली 3 ऐसे पेयर्स हैं जो आपस में सम करने पर 100 बनाते हैं। उन पेयर्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन जबकि अगर हम अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला लगाते हैं तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 50/3.192 होल स्क्वायर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3.26, यानी कि 3, जो कि काफ़ी गलत है क्योंकि आंसर को 6 होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम नंबर के इंटर रिलेशंस की वजह से 2 गोल्डबैक प्राइम पेयर्स स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये फैक्ट हमारे कैलकुलेशन को चैलेंज करता है, जिसमें हम q और k के प्राइम होने की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए वैलिड होती है। डिपेंडेंट इवेंट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b को कैलकुलेट करने के लिए। पर फिर भी इस मेथड को रफ एस्टिमेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है डिस्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशंस। नाउ लास्ट चैप्टर 7 गोल्डबैक कॉमेट। इसमें हम गोल्डबैक कॉमेट को बनाने की कोशिश करेंगे। गोल्डबैक पार्टीशन फंक्शन, जिसे हम GE से डिनोट करते हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर इवन इंटीजर के लिए एक कैलकुलेट करता है कि उसे 2 प्राइम के सम के फॉर्म में कितने तरीक़ों से ब्रेक किया जा सकता है। चलिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमें किस रेंज के इवन नंबर्स के लिए प्लॉट करने हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम 4 से 30 तक इवन नंबर यूज़ करेंगे। नाउ हर इवन नंबर के लिए वो सभी प्राइम नंबर्स पेयर को ढूंढिए जो सम होके उस इवन नंबर के इक्वल हो, एंड देन हर इवन नंबर के लिए डिस्टिंक्ट पेयर की काउंटिंग कीजिए। आप इसे एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे इस टेबल में आप देख सकते हो। नाउ अब एक ग्राफ बनाइए जिसमें x एक्सिस पर इवन नंबर हो और y एक्सिस पर नंबर ऑफ प्राइम पेयर हो, यानी कि GE हो। अब पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए और आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब जैसे कि इस ग्राफ से एविडेंट है, GE की वैल्यू इवन नंबर के साइज बढ़ने से इंक्रीज होती है, कुछ वेरिएशन के साथ। अगर हम कंपैरेटिवली बड़े इवन इंटीजर्स के लिए फंक्शन प्लॉट करना चाहें तो एक ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, लेकिन क्या हमारे पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? तो हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहले हमें सोच सकते हैं कि हमें ग्राफ में ज़्यादा इवन इंटीजर को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, और वो भी कम स्पेस में। ये हम तब कर सकते हैं जब हम उन्हें 2 से डिवाइड करें, क्योंकि हम यहाँ पर इवन इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 2 से डिवाइड करने पर हमें हमेशा एक इवन इंटीजर मिलेगा। और मैथमेटिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन इवन नंबर की एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है, उनके साइज़ को रिड्यूस करके। इससे उनका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और फिर उनको ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ EY2, राइट। दूसरा स्टेप ये है कि हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक का यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। अगर आप नहीं जानते कि मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होता है तो ये वैसे काफ़ी सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमने इस पर अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको मॉड्यूलर अर्थमेटिक आती है। अब यहाँ पर हम
मॉड्यूलो 3 का यूज़ करेंगे, पर्टिकुलरली e/2 मॉड्यूलो 3। ऐसा क्यों? आइडिया ये है कि कोई भी नंबर जब 3 से डिवाइड होते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है, और ये डिफरेंस कभी कभी ऐसे पैटर्न्स को रिवील करता है जो कि हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। जब हम e/2 मॉड्यूलो 3 लेते हैं तो हम इसेंशियली नंबर को 3 पॉसिबल कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं, 0 मॉड्यूलो 3, 1 मॉड 3 और 2 मॉड 3। इससे हमें पार्टीशन फंक्शन में कोई रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी दिखाई दे सकती है, जो अदरवाइज उसको देखना काफ़ी मुश्किल होता। अब ये काम कैसे करेगा, चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल e=6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से हमारा नंबर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 3 मॉड 3 = 0। अभी गोल्डबैक पार्टीशन फंक्शन g=1 है, क्योंकि 6 = 3 + 3 सिर्फ एक पेयर है। पॉइंट 6,1 को रेड कलर से प्लॉट करिए, जो हमें ये बताएगा कि रेड कलर 0 मॉड 3 कैटेगरी के हैं। सिमिलरली हम e=8 लेते हैं, तो 8/2 = 4 और 4 मॉड 3 = 1 एंड g=1 ही है, क्योंकि 8 = 3 + 5 सिर्फ एक ही पेयर है। एंड अगेन प्लॉट द पॉइंट 8,1 विद ब्लू 1 मॉड 3 कैटेगरी के लिए। एंड फॉर e=10, 10/2 = 5 और 5 मॉड 3 = 2, तो g क्या होगा 2, क्योंकि 10 = 3 + 7 और 5 + 5 यहाँ पर 2 पेयर है। नाउ अगेन प्लॉट द पॉइंट 10,2 विद ग्रीन फॉर 2 मॉड 3 कैटेगरी एंड सो ऑन। आखिर में हमें एक मशीन एल्गोरिथम की ज़रूरत होगी जो ये सारा काम कैलकुलेट कर सके, क्योंकि ये मैनुअली लार्ज इंटीजर्स के लिए कैलकुलेट करना काफ़ी टीडियस टास्क हो सकता है। सब कुछ रेडी होने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 4 से 200 के रेंज के लिए, और ये रहा ग्राफ का आउटपुट। अपर लिमिट को बढ़ाते हैं पहले 1000 तक, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। एंड फॉर अपर लिमिट = 3000, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और 4000 की अपर लिमिट के लिए कुछ ऐसा। वेल, ये वंडरफुल है ना, बिल्कुल एक रियल कॉमेट की तरह आपको ग्राफ मिला, जहाँ पर यह है इसकी कॉमेट टेल। क्या ये मैथमेटिकल कॉमेट उतना ही खूबसूरत नहीं है जितना कि एक कॉस्मिक कॉमेट होता है? और आप में से कितने लोग इस कंजक्चर को सॉल्व करना चाहेंगे जिससे कि ये कॉमेट क्रिएट हुआ? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। एंड अगर आपको नंबर थ्योरी की और ओपन प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है तो कोलेस कंजक्चर पर हमारे वीडियो को देख सकते हो। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई नो काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल हो गई एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी हो गई, बट या आई होप ये वर्थ इट रही होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।